हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 281 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। और आज फिर इस टॉक में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में और बच्चों के बारे में। अगर हम टीचर्स के बारे में बात करें कि पूरे इंडिया में लगभग 50 से 60 लाख टीचर्स हैं और स्कूल की बात करें तो 10 से 15 लाख स्कूल हैं। तो अगर हम इस बारे में बात करें, इनकम क्रिएटेड बाय द कोचिंग सेंटर। देखो, कोई बच्चा भी, अगर स्कूल की हमने बात की, हमने जो टीचर्स हैं उनकी बात की, यदि एक विद्यार्थी की बात करें, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी यदि पढ़ाई करेगा तो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जितना आप करेंगे पढ़ाई अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उतना आप रिफाइन करेंगे। जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आप अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करेंगे। तो नॉर्मली अगर देखा है तो कोचिंग सेंटर 7 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करते हैं एक साल में। तो एक बच्चा जो एक आम व्यक्ति है, अपनी कमाई के लगभग 15% इनकम जो है वो बच्चों की पढ़ाई में ही लगा देता है, कोचिंग सेंटर ही ले लेते हैं। उसके अलावा स्कूल की एडमिशन की बात भी है। अब अगर हम ये बात करें कि अभी कोरोना के बारे में बात अगर करें तो 13 लाख या 13 करोड़ वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध थी, लेकिन लगभग 9.5 करोड़ तक वैक्सीन का टीकाकरण किया जा चुका है। अभी 3.5 करोड़ जो है वैक्सीन इंडिया के पास है, लेकिन ये पर्याप्त है? इस संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कई कह रहे हैं कि हमें निर्यात पर अधिक फोकस ना करके अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अब अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में। देखो, हमारे देश में सिक्योरिटी, जैसा कि नक्सलवाद के बारे में, आतंकवाद के बारे में, आर्मी के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में लगभग 24 लाख जो सैनिक हैं हमारे देश में, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, 24 लाख सैनिक हैं। अब ये आंकड़ा है सूत्रों से जो पता लगा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सिक्योरिटी लॉ की तो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सनसेट लॉ कंसेप्ट वाले मानते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सनसेट लॉ जो कंसेप्ट है वो क्या है? वो लॉ ऐसा है जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही काम करेगा और उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जो लोग हैं उनके राइट्स वायलेट होंगे और उनको, जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर को फॉलो ना करने की कंडीशन में जो पुलिस है या आर्मी है रिटेन कर सकती है, जेल में बंद कर सकती है। आस्पा जो लॉ है वो भी एक ऐसा लॉ है जिससे कि
जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे जोन बना सकती है, जिस तरह से अब कोरोना की वजह से अलग अलग जोन बना के कोरोना से लड़ने की कर रहे हैं गवर्नमेंट तैयारी, या तैयारी कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जो अपने पॉइंट से अच्छा काम ना कर रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं करते। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक जाति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बात कर रहे हैं नॉर्मली कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम समाज के पॉइंट से नहीं करते। अब उन वर्गों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं आस्पा लॉ। आस्पा लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें हम आपकी जानकारी को नॉन टेक्निकल तरीके से बताते हैं। इस लॉ के मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, जहां पे दंगा फसाद हो सकता है, वहां पे आसपा लॉ लागू करके डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित कर देना। उसके बाद पुलिस और आर्मी मिलके शांति कायम करने का काम कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी लॉ इस तरह से काम करता है कि स्टेट को और सेंटर को किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करने में दिक्कत ना आए। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है कि वर्ल्ड जो वार हुआ, मींस पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध जो है, सर्बिया के राजकुमार की जब मृत्यु हुई, उनको जानबूझकर मारा गया, और मारने की वजह से एक तरफ सेंटर अलायंस की शक्तियां थी और एक तरफ हमारे फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, जापान, ये एरिया थे। अब आप कहेंगे कि यूएसए कहां था? देखो, यूएसए इतना पावरफुल है कि वो दोनों सेंट्रल अलायंस के अंदर हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, ये 3 थे। उसके अलावा अगर अलायंस की बात करें तो उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसएसआर है, जापान है, सर्बिया है। ये अलग जोन में थे। तो जब इनका युद्ध हुआ आपस में, युद्ध होने के जो कारण है उस पर बात कर लेते हैं। कोई भी देश जब शुरू में साम्राज्यवाद का वाला है, अपने एरिया जोन को बढ़ाने का प्रयास हर देश का जो लीडर है वो करने का प्रयास करता है। हर देश का जो लीडर है वो साम्राज्यवाद को एक्सपेंड करने का प्रयास करता है। उसके अलावा अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, नेशनलिज्म का मतलब है कि किसी देश को यह है कि यदि लड़ाई की जाएगी तो ही उसको फेम मिलेगा। दूसरा है मिलिट्रिज्म मतलब अपनी मिलिट्री को बढ़ाना, उसको चेकआउट करना। अब अलायंस की अगर बात करें, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर के अंदर ट्रीटी हुई, ट्रिपल ट्रीटी हुई। उसके अलावा जापान और ब्रिटिश के अंदर ट्रीटी हुई। तो कहने का पर्पज यह है कि जब पहला विश्व युद्ध होने ही वाला था, देखो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में हर देश चाहता है कि वो शक्तिशाली हो। नॉर्मली एक विचार है कि अगर व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो तो वो चाहता है कि मेरी लड़ाई होने से पहले मैं गुप्त संधियां कर लूं। इसी तरह से देश भी चाहता है कि अगर मेरी लड़ाई किसी देश के, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश से हो तो मैं किसी से संधि गुप्त रूप से कर लूं। तो वर्ल्ड वार 1 शुरू होने से पहले ही हर देश के लीडरों ने ट्रीटी या ट्रिपल ट्रीटी कर ली, ताकि युद्ध अगर हो जाए तो हमारे जो ट्रीटी देश हैं वो भी हमारे साथ युद्ध में लड़ाई करेंगे और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। जिस तरह से पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और टर्की इकट्ठे हो गए,
ट्रीटी के माध्यम से, उसी तरह से फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और जापान भी इकट्ठे हुए ट्रीटी के माध्यम से। इसीलिए उन्हें सर्बिया के राजकुमार के संबंध में जो विद्रोह हुआ उसके लिए, अब यहां पे यह बात विशेष रूप समझने वाली है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसमें लगभग 1.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। और युद्ध होने से, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में यूएसए डायरेक्ट रूप से अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा था। देखो, यूएसए के बारे में ऐसा कहते हैं कि यूएसए जो है उस समय एक सुपर पावर के रूप में था, और वो दोनों ही जो दो पार्टियां ग्रुप में लड़ाई कर रही थी, दोनों को ही हथियार सप्लाई करने का काम यूएसए करता था। लेकिन बाद में यूएसए भी इस युद्ध में कूद पड़ा, और जैसे ही वो कूदा तो जर्मनी, अब जो जर्मनी है जिसका लीडर हिटलर हम कहते हैं, पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे देशों को कर्ज के नीचे दबा दिया, और जर्मनी को इतना प्लेंटी फाइन लगाया जर्मनी के ऊपर। 2010 में कहीं जाके वो फाइन जर्मनी ने चुकाया, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसकी जो इंटरनल सच्चाई है वो तो जर्मनी के लोग या फिर कोई इंटरनल जिसने युद्ध को देखा हो वही बता सकता है, लेकिन हमने सूत्रों के हिसाब से ये बात बताई। ये तो हुई इस बारे में बात। अब एक पॉइंट और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो नहीं, यदि हम इंडिया के बारे में बात करें, तो हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, ये 5 कैटेगरी है। लेकिन फिर भी जब देश होना था आजाद, उसी समय ही अंग्रेजों की फूट डालो शासन जो नीति है काम कर गई, और मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन प्रणाली या अलग से जो एरिया जोन बनाए गए, वो एरिया जोन से निश्चित रूप से हमारे देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ा। और क्योंकि वो चीज़ 10, 20, 25 साल पहले ही हो गई थी, इसीलिए हमारे देश में पाकिस्तान का निर्माण होना पहले से ही तय हो चुका था। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो विवाद है वो देश के आज़ाद होने से पहले ही हो गया था। इसी वजह से पाकिस्तान का निर्माण होना तय हो गया था। यदि फूट डालो और शासन करो की नीति वहाँ पे फॉलो अप ना होती और हिंदू मुस्लिम एक होते, तो उस स्थिति में संभव ना होता कि भारत पाकिस्तान बनता। मतलब ये एक प्रकार की रणनीति कहें या कोई भी बात कहें भी, भारत और पाकिस्तान बनने की संभावना ये हुई कि 20-30 साल पहले जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय ही भारत और पाकिस्तान के लोगों को, मीन्स मुस्लिम लोगों को और हिंदू लोगों को अलग अलग कर दिया गया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला उन्होंने। जब देश आज़ाद होने वाला था तो आसानी से मुस्लिम के लिए अलग देश और हिंदुओं के लिए अलग देश बनने की बात आ गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर, इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर है, उसमें मुसलमान लोग अधिक हैं। हिमाचल प्रदेश है, उसके अंदर हिंदू लोग अधिक हैं। उत्तराखंड है, वहां पे हिंदू लोग अधिक हैं। पंजाब की अगर बात करें, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि 1984 के अंदर जो है, जब खालसा में सिखों ने कहा कि पंजाब को अलग से देश बनाया जाए, तो यहां पे अगर ये सिख का पॉइंट देश आजाद होने से पहले भी अगर होता तो अलग से देश सिख धर्म का बन सकता था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में पंजाब जो स्टेट बना, उस समय पंजाब के अंदर सिखों की संख्या अधिक थी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में हिंदू 87% है। राजस्थान की बात करें तो भी ठीक है, गुजरात की बात करें तो भी ठीक है,
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें लगभग काफी मुस्लिम हैं, बिहार में भी हैं। तो कहने का पर्पज यह है कि अलग अलग स्टेट वाइज भी मुस्लिमों की संख्या जो सी है, जम्मू कश्मीर को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दी जा सकती है, वहां में मुस्लिम अधिक हैं। तो ये आज हमने टॉक की। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी देंगे, लेकिन टॉक को वाइंड अप करने से पहले हम बता दें कि अगर कोई भी बच्चा, जिस तरह से हम नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, और नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे कोई बच्चा भी अगर इस देश की या वर्ल्ड की जानकारी इकट्ठा करना चाहता है तो उसके लिए एक टिप दे रहे हैं हम। एक तो कि वो अगर उसकी उम्र 18-20 साल है तो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के संबंध में वो जाएगा तो उसका नॉलेज का डेटाबेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दूसरा, अगर वो किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएगा तो उसका नॉलेज का डेटा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन हम अगर बेसिक पूरे देश की जानकारी चाहते हैं तो यूपीएससी एग्जाम एक तरीका है उसको क्रैक करके आईपीएस अफसर बनने का। लेकिन यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट देश की सेवा करने में नहीं है, वकील या एडवोकेट बनने का है, तो वो एलएलबी नाम का जो ऑप्शन है वो 3 साल या 5 साल के अंदर पूरा करके उसमें हर तरह के लॉ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और वो उसको क्रैक भी कर सकता है। क्योंकि एलएलबी एग्जाम को क्रैक करना कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने की तुलना में या यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने की तुलना में थोड़ा आसान भी है। लेकिन तड़क तो दिखानी ही होगी। अभी आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।